गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आशीष शर्मा, फिजिक्स एजुकेटर। देखिए, अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के लिए अपना इंटरेस्ट रखें। उसमें अपन रुचि रखेंगे तो उस चीज़ को पढ़ने में और उसको समझने में हमें मदद और हेल्प जो है उस इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी बन पाएगी। तो आप अपने सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट बनाएं, उसके कॉन्सेप्ट को समझें और आगे स्टडी करें। आइए इसी सीरीज में हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नया टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि जो गोलीय दर्पण है उसके लिए फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है, वो हमने प्रूव भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक ही हमारा है। तो इसमें मैंने 4 डायग्राम आपके सामने बना रखे हैं। तो इन्हीं चारों डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से हम किसी भी स्फेरिकल मिरर के थ्रू इमेजेस कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉन्केव मिरर का यूज किया हुआ है, अवतल दर्पण का उपयोग किया हुआ है। देखिए, फर्स्ट जो नियम है उसमें मैंने ये बता रखा है कि एक प्रकाश किरण है और वो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष से समांतर चल रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हुई और परावर्तित होकर के कहां से गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। जो लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। ये फर्स्ट लॉ है। ये हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी और यही इसमें लॉ का काम भी कर रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या है, इसी का अपोजिट कर दिया। अपोजिट क्या कर दिया कि ये जो लाइट रे है ये कहां से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। ठीक है, मुख्य फोकस से निकल रही है और दर्पण से टकराने के पश्चात कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जो लाइट रे फोकल पॉइंट से पास हो रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सेकंड लॉ हो गया अपना। थर्ड लॉ क्या है, एक प्रकाश किरण है जो प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रही है या वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। तो जो लाइट रे या जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट रही है। ठीक है, लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट रिट्रेस इट्स पाथ। तो ये अपना तीसरा नियम हो गया। और चौथा नियम क्या है, चौथा नियम क्या है कि एक प्रकाश किरण जा रही है और कहां पर आपतित हो रही है, ध्रुव पर आपतित हो रही है, पोल पर इंसिडेंट हो रही है। तो पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो जो आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंगल थीटा बना रही है। तो उतना ही एंगल बनाते हुए प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो साइड में नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितना एंगल ऊपर बनाया उतना एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। आपतन कोण और परावर्तन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 4 नियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, एक छोटा सा लॉजिक मैं बताता हूं यहाँ पर कि मैंने ये लिखा कि ये जो प्रकाश किरण है ये ऐसे जा रही है, टकराने के बाद में इधर मुड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि यह सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये इधर भी जा सकती थी, 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 इधर किधर भी जा सकती थी परावर्तित होने के पश्चात, लेकिन ये जा केवल इसी दिशा में रही है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए हम परावर्तन के नियम जो पढ़ चुके हैं उसी का उपयोग करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो स्फेरिकल मिरर है, जो गोलीय दर्पण है, उसके लिए आप अभिलंब कैसे बनाएंगे कि वक्रता केंद्र से गुजरती हुई एक लाइन खींच दो जो कहीं ना कहीं दर्पण को काट रही होगी। तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा है, वही लाइन किसका काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा, अभिलंब का काम करेगा। और नियम क्या कहता है अपन अपना कि आपतन जो किरण आपतित हो रही है, इंसिडेंट हो रही है जो लाइट रे, वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ जितना आई एंगल बना उतना ही एंगल आर बनना चाहिए। तो आर ऊपर तो नहीं बन सकता या इससे बड़ा तो नहीं बन सकता, दोनों इक्वल होने चाहिए। इसीलिए लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस क्या होगी, फोकस से पास होगी। इसलिए इस तरह का डायग्राम बना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लाइट रे है उसी पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो मैंने क्या कहा कि जो लाइट रे सी से या जो लाइन सी से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, वो नॉर्मल का काम करेगी। और अपन ने पढ़ा हुआ है कि जो लाइट रे नॉर्मल के अलोंग आती है, अभिलंब की तरफ जाती है, वो उसी डायरेक्शन में वापस से परावर्तित हो जाती है। तो एंगल आई भी 0 हो जाता है और एंगल आर भी 0 हो जाता है। तो ये 4 नियम है। अब देखिए, अवतल दर्पण
अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती हैं। तो उन्हीं कंडीशंस में से मैंने 2 कंडीशंस बोर्ड पे दिखा रखी हैं। फर्स्ट कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इट इनफाइनाइट। तो ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आएंगी वो हमेशा पैरेलल होंगी। जितने भी लाइट रेज आएंगी इनफाइनाइट से वो हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसी से लाइट रेज निकलती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट स्वयं प्रकाशित हो, सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो, या नॉन सेल्फ इल्यूमिनेटेड हो। अब यहाँ पर ये जो प्रकाश किरणें हैं ये कैसे दिखाई पड़ रही है अपन को, समांतर प्रकाश किरणें हैं, पैरेलल लाइट रे। कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से। तो ये समांतर प्रकाश किरणें आपतित हो रही हैं। अब देखो कैसे जा रही है, एक प्रकाश किरण जा रही है मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से जलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जो अपन ने भी नियम पढ़ा था वही लगा दिया। और एक प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है वो वापस अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने पथ का अनुसरण करेगी। तो दोनों किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर कर रही हैं। ये वाली इधर चलेगी और ये वाली इधर चलेगी, दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन गया जिसको मैं ए डैश और बी डैश के थ्रू शो कर रहा हूँ। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, वस्तु अनंत पर होगी, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें समांतर होंगी और दर्पण से परावर्तित होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर दे विल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ फोकस। वो कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, फोकस वाले पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेंगे, वहां पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकल पॉइंट। और इमेज की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और छोटा। उल्टा हमें दिखाई दे रहा है, वास्तविक क्यों है, क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही हैं यहाँ पर। और छोटा, जो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है उसका साइज बहुत बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में छोटा दिख रहा है हमें। तो इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टा हो रहा है, रियल है, वास्तविक है, और डिमिनिश्ड है मतलब छोटी है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या अपने पास में, जब वस्तु अनंत व सी के मध्य हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ है ए बी, जो कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट और सी के बीच में। इधर इनफाइनाइट है और इधर सी है, इसके बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ से एक लाइट रे जा रही है, ऑब्जेक्ट से निकल रही है, और जो लाइट रे जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है, वो दर्पण से टकराने के पश्चात परावर्तित हुई, और परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस वाले पॉइंट से होकर गुजर गई। जो नियम बताया था वही लगा दिया यहाँ पर, पहला नियम। दूसरा नियम क्या लगाया मैंने कि एक प्रकाश किरण जा रही है प्रकाशीय केंद्र से, वक्रता केंद्र से, तो प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही है वो टकरा करके, परावर्तित होकर के वापस अपने पथ पर चलेगी, तो वापस अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। दोनों किरणें कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस बिंदु पर। ये वाली परावर्तित इधर चली गई और ये वाली इधर चलेगी, दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को काटा। तो जहाँ पर प्रतिबिंब, जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं वहां पर प्रतिबिंब बन गया। कौन सा प्रतिबिंब बन गया, ए डैश और बी डैश, ए का ए डैश और बी का बी डैश। तो ये दूसरा केस हो गया। दूसरे केस में जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पर बना, सी और एफ के बीच में बना। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में बन रहा है। और कैसा इमेज बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब दिख रहा है हमें, उल्टा दिख रहा है, वस्तु की तुलना में उल्टा बन रहा है। वास्तविक है क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही हैं, और छोटा है, वस्तु का आकार बड़ा दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो छोटा है। तो इमेज विल बी इन्वर्टेड, रियल एंड डिमिनिश्ड। तो ये दो केस। अगले केस अपन आगे समझते हैं। तीसरी स्थिति है जब वस्तु C पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट C। मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ऑब्जेक्ट है ए बी जो कहाँ रखा हुआ है, C पर, वक्रता केंद्र पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। यहाँ से एक लाइट रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष से समांतर, दर्पण से परावर्तित हुई और कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो फोकस होकर गुजर गई। और एक प्रकाश किरण जा रही है, यहाँ से निकल रही है और फोकस होकर जा रही है। जो प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तित होकर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये किरण परावर्तित होकर इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया। जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जहाँ पे वस्तु रखी हुई थी उसके जस्ट नीचे प्रतिबिंब बन गया। मतलब ऑब्जेक्ट भी सी पर है और इमेज भी कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, सी पर बनेगा। और प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी क्या विशेषता होगी, उल्टा दिखाई दे रहा है,
ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, वास्तविक है, रियल है क्योंकि दोनों आपस में वास्तविकता के रूप में काट रही हैं, और समान आकार का, सेम साइज का, जितना आकार ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा। नेक्स्ट कंडीशन है डी, जब वस्तु जो है C और F के मध्य हो, ऑब्जेक्ट कहाँ हो, C और F के बीच में, C और F के बीच में। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखा रखा है, ये अपना F है और ये C है, C और F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है AB। AB से एक प्रकाश किरण जा रही है, एक लाइट रे जा रही है, वो जा रही है कहाँ पर, मिरर पर, दर्पण पर इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, और कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से। मतलब जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है वो फोकस होकर गुजर गई परावर्तन के पश्चात। और एक प्रकाश किरण कैसे जा रही है, ध्रुव पर आपतित हो रही है। तो इसने मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाया, नीचे की तरफ उतना ही कोण बनाते हुए क्या हो गई, परावर्तित हो गई। सारे नियम लगा रखे हैं। तो दोनों किरणें परावर्तित होकर के कहां पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। जहां पर काट रही हैं वहां पर एक प्रतिबिंब बन गया। कौन सा प्रतिबिंब बन गया, ए डैश बी डैश, ए का ए डैश और बी का बी डैश। तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है आपको, प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है पहले तो सी से परे बन रहा है, इनफाइनाइट और सी के बीच में बन रहा है, बियॉन्ड द सी से परे बन रहा है। और प्रतिबिंब जो बन रहा है उसकी विशेषता क्या है, उल्टा प्रतिबिंब है, उल्टा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड इमेज है और बड़ा है, वस्तु के आकार की तुलना में यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। अभी तक छोटे और बराबर बने थे, बड़ा हो गया। और वास्तविक है, रियल है, क्योंकि वास्तव में किरणें काट रही हैं। ये नेक्स्ट कंडीशन हो गई। अब उससे अगली स्थिति पर आते हैं। तो जब वस्तु F पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को हमने, तो ऑब्जेक्ट A B कहां पर रखा हुआ है, F पर। तो यहां से एक प्रकाश किरण जा रही है ऑब्जेक्ट से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष से समांतर है। वो दर्पण से परावर्तित हुई और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट। ये कहां से पास हो रही है, फोकस वाले पॉइंट से पास हो रही है। और एक प्रकाश किरण जो है वो ध्रुव पर आपतित हुई, पोल पर इंसिडेंट हुई। तो जितना एंगल ऊपर बनाया उतना ही एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों किरणें कैसे जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। और समांतर किरणें कहां पर जाकर के मिलेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, अनंत पर। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा। और प्रतिबिंब बनेगा कैसा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तव में काटेंगे उल्टा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ मिलेंगे, उल्टा बनेगा और वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। एक एनलार्ज्ड इमेज जो है हमें दिखाई पड़ेगा। ये नेक्स्ट कंडीशन है। अब लास्ट कंडीशन है अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। जब वस्तु F और P के मध्य हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P। तो देखिए इसमें क्या है यहां पर ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है F और P के बीच में, ये F है और ये P है, इनके बीच में रखा हुआ है AB ऑब्जेक्ट है। इससे एक लाइट रे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हुई मिरर पर और रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित हो गई। और कहां से पास हो रही है, फोकस वाले पॉइंट से लॉ लगा दिया। और एक प्रकाश किरण कहां पर इंसिडेंट हुई है, पोल पर। जितना एंगल ऊपर बनाया उतना एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित हो गई। अब ये दोनों किरणें आगे जाकर के प्रतिच्छेद कर पाएंगी क्या, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अपन को दिख रहा है इनके बीच में गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरफ तो इंटरसेक्ट कर नहीं सकती, प्रतिच्छेद कर नहीं सकती, इसलिए हम क्या करते हैं, इनको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। इन दोनों को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, और एक्सटेंड करके जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें इमेज दिखाई देगा। मतलब हम यहाँ से जब देखेंगे इमेज को तो हमें ये इमेज दिखाई पड़ेगी, ये प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। तो प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, इमेज कहाँ बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे की तरफ बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी है, वर्चुअल इमेज है, और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है। इरेक्टेड इमेज है, वर्चुअल इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है, हमें वस्तु के कंपैरिजन में बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये लास्ट कंडीशन हो गई। ये अपने 6 कंडीशंस हो गई कॉनकेव मिरर के लिए। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का इमेज बन रहा है। अब इसी को हम याद कैसे रखें, उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखिए याद करने का तरीका क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए, अवतल दर्पण के लिए मैंने यहाँ पर C दिखा रखा है, F दिखा रखा है, P दिखा रखा है, इधर प्लस इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट। ये बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल साइड है, ठीक है, आभासी साइड हो गई, और ये रियल साइड है। मतलब यहाँ जो इमेज बनेगी वो हमेशा रियल होगी, और यहाँ जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल होगी। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट रीजन में है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फर्स्ट रीजन में है, तो इमेज
हमेशा बनेगी सेकंड रीजन में। मतलब मैंने रीजन डिवाइड कर रखे हैं, इनफाइनाइट और सी के बीच में फर्स्ट है, सी और एफ के बीच में सेकंड है, एफ और पी के बीच में थर्ड है, और पी और माइनस इनफाइनाइट के बीच में फोर्थ रीजन है। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट और सी के बीच में है, फर्स्ट रीजन में है, इसका मतलब इमेज कहां बनेगा, सेकंड रीजन में बनेगा। आई बात समझ में? अगर ऑब्जेक्ट आपका सेकंड रीजन में है तो इमेज क्या बनेगा, फर्स्ट रीजन में। उल्टा होगा, फर्स्ट में है ऑब्जेक्ट, इमेज सेकंड में, और अगर ऑब्जेक्ट सेकंड में है तो इमेज क्या बनेगा, फर्स्ट में। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट आपका एफ और पी के बीच में मतलब थर्ड रीजन में रखा हुआ है तो इमेज क्या बनेगा, फोर्थ रीजन में, और अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोर्थ रीजन में तो इमेज क्या बनेगा, थर्ड रीजन में। तो ये याद करने का तरीका, जैसे अपन ने इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहां बन रही थी, एफ पर बन रही थी, तो सेकंड रीजन में बन रही इमेज, और ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट पे है। और अगर मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में तो इमेज कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, ये अपन ने अभी देखा था। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट को अपन सी पे रखते हैं तो इमेज सी पे बन रही है, अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां जा रही है, फर्स्ट रीजन में, बियॉन्ड सी, सी से परे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं तो एफ और पी के बीच में रखते हैं तो इमेज कहां बन रही थी, लास्ट वाला जो केस था अपना, फोर्थ रीजन में, मतलब वर्चुअल इमेज बन रही है। इस तरह से अपन इमेज, ऑब्जेक्ट कहां रखें, इमेज कहां बने, वो इस तरह से याद कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया है, कंपटीशन एग्जाम में कई बार यूज हो सकता है। अब देखिए, जब हमने डायग्राम बनाया इमेजेस के तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर है तो उससे लाइट रे पैरेलल कैसे आ रही हैं, या जो इमेज है उसमें जो लाइट रे अपन ने दिखा रखी थी पैरेलल दिखा रखी थी, और वो पैरेलल जाकर के इनफाइनाइट पे कैसे मिल जाएंगी, इनफाइनाइट पे इमेज कैसे बनेगा। तो इनफाइनाइट पे देखिए, आप इस चीज को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई सोर्स है, लाइट सोर्स है, मतलब सन है, तो हमारे अर्थ से जो सन है वो काफी डिस्टेंस पर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो वो हमारे कंपेरिजन में इनफाइनाइट डिस्टेंस पर मान सकते हैं, अनंत दूरी पर मान सकते हैं। अब इससे लाइट रेज निकल रही है, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी जा रही हैं, इधर भी, मतलब लाइट बीम निकल रही है, इससे प्रकाश पुंज निकल रहे हैं। अब ये देख रहे हो आप कि ये जो प्रकाश किरणें हैं कितनी नजदीक है, नजदीक मतलब इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना छोटा है, बहुत छोटा है, मतलब एक लाइट रे ऐसे और एक लाइट रे ऐसे, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, वो लगभग कितना है, अप्रॉक्स इक्वल टू 0 है, लेस देन 10 डिग्री मान लो, और लेस देन 10 डिग्री मतलब अप्रॉक्स लगभग 0 के बराबर है। अब जब दो लाइनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा तो वो लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। इसलिए हालांकि ये समांतर नहीं है, लेकिन अपन ऐसा मान लेते हैं कि थीटा लगभग 0 है, और लगभग 0 इसलिए मतलब ये कहां पर मिल जाएंगी या कहां से निकल रही होंगी, इनफाइनाइट से निकल रही होंगी। जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये दो लाइट रे आ रही हैं और ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल तो कितना एंगल है इनके बीच में, 0 है, 0 है, तो पैरेलल लाइंस है, और ये कहां पर मिल जाएंगी, इनफाइनाइट पे, क्योंकि इनफाइनाइट पे ही एंगल लगभग क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। इसलिए अपन ये बोलते हैं कि जो इमेज है वो इनफाइनाइट पे बनेगी, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट से है, तो इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रेज आएंगी। अब कॉनकेव मिरर के लिए तो अपन ने इमेजेस बना लिए, अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बना लिए, अब अपन को बनाने हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए दो स्थितियां हैं, मैं अभी दिखा देता हूं डायग्राम में। देखिए, उत्तल दर्पण के लिए हमने दो स्थितियां दिखा रखी हैं, और कॉन्वेक्स मिरर देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। तो देखिए, ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, और जो लाइट रेज हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो मैंने भी बताया था आपको कि इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आएंगी वो हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो मैंने क्या दिखा रखा है, एक लाइट रे आ रही है और कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, पोल पर। पोल के लिए क्या नियम लगाया था कि जिस एंगल पर वो इंसिडेंट हुई है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, उसी एंगल पर नीचे की तरफ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ एंगल थीटा बनाए, यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई। और एक लाइट रे आ रही है इस तरह से, इसी के पैरेलल आ रही है, लेकिन जब वो यहाँ पर इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में रिफ्लेक्ट उसी पाथ पर होगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है। तो ऐसा कौन सी लाइट रे करती है, जब हम इस लाइट रे को पीछे की तरफ वर्चुअली एक्सटेंड करते हैं, आभासी रूप से बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो इट सिम्स टू पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो अब
ये लाइट रे इधर जा रही है, ये लाइट रे इधर जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद में, तो ये इधर जाकर तो प्रतिच्छेद कर नहीं पाएंगी क्योंकि इनके बीच में गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इसको तो हमने पीछे बढ़ा ही लिया, इसको भी पीछे बढ़ा के देख लेते हैं। तो जैसे ही इसको और इन दोनों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, परावर्तित किरणें कहाँ पर काट रही हैं, यहाँ पर काट रही हैं। और अपना नियम यही है कि जहां पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ था लेकिन इमेज कहाँ बन गई, फोकस वाले पॉइंट पर बन गई। और कैसी बनेगी उल्टी इमेज, सीधी इमेज दिखाई देगी। तो अपन ने देखा कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकल पॉइंट पर बनेगा। और प्रतिबिंब की विशेषता कैसी होगी, प्रतिबिंब आभासी होगा, मतलब वास्तव में काट नहीं रही है, आभासी रूप से काट रही है किरणें, इसलिए प्रतिबिंब आभासी होगा, छोटा होगा। वस्तु इनफाइनाइट में तो बहुत बड़ी है, उसका साइज, उसके साइज के नंबर में छोटा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। और सीधा इमेज बनेगा, इरेक्टेड इमेज दिखाई देगा, सीधा इमेज हमें दिखाई देगा। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है, जब वस्तु अनंत और पी के मध्य हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड पी। तो यहाँ पर देखिए ये P है और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इधर इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट और P के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब इससे लाइट रेज निकल रही हैं। फर्स्ट लाइट रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य एक्सिस समांतर। तो नियम क्या कहता है कि ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराई और टकराने के बाद में इधर मुड़ गई। तो ये मुड़ने वाली जो लाइट रे है, इसको जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे वर्चुअली, तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, फोकस वाले पॉइंट से गुजरती हुई प्रतीत होगी। और एक लाइट रे मैंने यहाँ दिखा रखी है जो पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो जितना एंगल ऊपर बनाया उतना एंगल बनाते हुए नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस किरण के इधर जाने पर और इस किरण के इधर जाने पर परावर्तित होने के बाद में इनके बीच में क्या होगा, गैप बढ़ता जाएगा। तो ये इधर तो प्रतिच्छेद कर नहीं पाएंगी, तो इसको हम पीछे बढ़ा ही चुके हैं, इसको भी पीछे बढ़ा लेते हैं। दोनों यहाँ पर काटेंगी, जहां पर प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पर इमेज बनेगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन हुआ, इमेज बन गया। तो और ए का ए डैश बन गया और बी का बी डैश। एक इमेज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, एफ और पी के बीच बन रहा है, एफ और पी के बीच में बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा है, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वर्चुअल है, आभासी है, क्योंकि किरणें वास्तविकता से नहीं कट रही हैं, आभासी रूप से काट रही हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं। और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, इरेक्टेड इमेज बनेगा। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी में एक पॉइंट मैं समझा दूं, छोटा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखें। तो आप इसको इस तरह से समझें, मैंने कहा कि ये लाइट रे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये इधर मुड़ी, ये इधर क्यों नहीं आई, या इधर क्यों नहीं आई, या इधर क्यों नहीं गई? तो इसका रीजन क्या है, इधर ही क्यों जा रही है ये? तो मैंने क्या कहा था, अपन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं, परावर्तन के नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नियम क्या कहता है कि पहले आप अभिलंब बनाओ, यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, आपतन बिंदु हो गया, इस पर आप नॉर्मल बनाओ। तो नॉर्मल बनाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है। क्या करना है, एक लाइन पास करो जो कहाँ से पास हो रही है, सी से पास हो रही है। वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अभिलंब का गुजरने वाली रेखा या लाइन अभिलंब का काम करेगी। तो ये अभिलंब है, नॉर्मल है। तो ये जो प्रकाश किरण आपतित हो रही है वो नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। तो रिफ्लेक्शन जो होना चाहिए वो भी सेम एंगल पर होना चाहिए। तो सेम एंगल पर होगा तो ऊपर की ओर ही होगा, नीचे की ओर नहीं हो सकता, इसलिए ये लाइट रे इधर जा रही है। तो आप एक डिफरेंस ध्यान रखें कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बीच में। जो प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होंगी, उत्तल दर्पण पर आपतित होगी, वो प्रकाश किरण परावर्तित होकर के डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी। जबकि अवतल दर्पण पर अगर प्रकाश किरणें आपतित होंगी तो वो सारी प्रकाश किरणें कन्वर्ज हो जाएंगी, अभिसारित हो जाएंगी। मैं उसको चित्र में दिखा देता हूं थोड़ा, देखिए ये अपना है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। इस पे ये लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं, कैसी हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कहां से पास होंगी, फोकस वाले पॉइंट से, ये फोकस वाले पॉइंट पे। तो ये आप क्या देख रहे हो कि ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट रे, ये कहां पर मिल रही हैं, फोकस वाले पॉइंट पर, मतलब इकट्ठी हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये जो मिरर है ये कन्वर्ज करने का काम करेगा, इकट्ठा करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जा सकता है इसको। हिंदी में कहें तो अभिसारित
अभिसारी दर्पण कह सकते हैं। ये सारी किरणों को अभिसारित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जबकि अगर बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर की, उत्तल दर्पण की, इस तरह से ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, इस पर ये लाइट रे आ रही है, इस पर ये लाइट रे आ रही है, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। ये यहाँ से टकराई इधर मुड़ गई, ये टकराई इधर मुड़ गई, तो ये क्या हो रही है, फैल रही है, इधर जा रही है, फैल रही है, डाइवर्ज कर रहा है ये मिरर, इन किरणों को फैला रहा है। लेकिन जब आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कहाँ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, इट सीम्स टू पासेस थ्रू द फोकल पॉइंट। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करने का काम करता है, इसलिए इस मिरर को अपन क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, या फिर हिंदी में अपन कह सकते हैं अपसारित, अपसारी दर्पण। तो ये प्रकाश किरणों को अपसारित, फैलाने का काम कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस ध्यान रखेंगे कन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर के बीच में। आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे मिरर का एक टॉपिक है, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो जो भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, पढ़ें, अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।